नमस्कार मित्रों। आज हम लोग चर्चा करेंगे ताइवान चीन विवाद पर, जो कि इन दिनों सोशल मीडिया पर ताइवान चीन मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। अभी हाल ही में कल परसों हमने एक सोशल मीडिया पर हम लोगों ने न्यूज़ देखा कि ताइवान ने अपने क्षेत्र में चीनी फाइटर प्लेन को मार गिराया है। हालांकि ताइवान ने आधिकारिक रूप से इस खबर का खंडन किया है और उसने बताया है कि यह सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ थी, जिसे वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत के रूप में बताया गया। ताकि ताइवान चीन विवाद है क्या, वो इतना चर्चा में क्यों बना हुआ है और ताइवान को चीन अपना हिस्सा क्यों मानता है, ताइवान स्वयं को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में क्यों देखता है। अगर ताइवान चीन का हिस्सा है तो चीन उस पर इतना नर्म रुख क्यों अख्तियार करता है, क्यों नरमी दिखाता है? क्योंकि स्वाभाविक रूप से, क्योंकि चीन का तो ये स्वभाव है नहीं, वो तो दुष्ट प्रकृति का है, तो फिर आखिर वो कौन सी नीति अपना रहा है इस पर। तो इन सब पर हम लोग आज विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो भी समसामयिक मुद्दे होंगे गर्मा गर्म, जो हमारे लिए जानना जरूरी है, उस पर हम अपने चैनल पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज हमारा मुद्दा ताइवान चीन विवाद ही रहेगा और इस मुद्दे पर हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि आखिर चीन ताइवान विवाद है क्या और ये कब से शुरू हुआ। क्या ताइवान एक स्वतंत्र राष्ट्र है? तो ये कहानी शुरू होती है, हम आपको ले चलते हैं सन 1624 से सन 1661, जब चीन पर डच, जो वर्तमान में नीदरलैंड है, का शासन हुआ करता था। तो वहां से उस समय चीन पर नीदरलैंड का शासन होता था। नीदरलैंड का शासन खत्म हुआ और वहां पे कमिंगतांग की राष्ट्रवादी पार्टी की सरकार हुई। आगे 1894 यानी 1894 से 95 में कोरिया विवाद को लेकर चीन और जापान में प्रथम चीन जापान युद्ध हुआ। कोरिया विवाद के बारे में हम लोग विस्तृत से चर्चा करेंगे कि कोरिया विवाद क्यों हुआ। और हालांकि मोटा मोटी हम बता दें आपको, ये जापान की अति महत्वाकांक्षा का परिणाम था, प्रथम चीन जापान युद्ध। उपनिवेशवादी शक्ति थी जापान भी, तो इस युद्ध में जापान की जीत होती है। प्रथम चीन जापान युद्ध में जापान की जीत होती है और ताइवान पर माफ कीजिएगा, जापान का ताइवान पर अधिकार हो जाता है। और द्वितीय विश्व युद्ध आते आते जापान की हार होती है द्वितीय विश्व युद्ध में, और जापान ताइवान पर से अपना अधिकार छोड़ देता है। और राष्ट्रवादी, उस समय की जो वहाँ की राष्ट्रवादी पार्टी थी, कमिंगतांग कहिए या गुओमिंगदांग कहिए, राष्ट्रवादी पार्टी, कोई कमिंगतांग कहता है, कोई गुओमिंगदांग कहता है, तो उस पार्टी का अधिकार उसने उसको दे दिया
स्वीकार कर लिया कि हाँ ताइवान पर कुमिंतांग पार्टी का शासन है, का अधिकार है। बात यहाँ पे समाप्त होती है। लेकिन अब यहाँ से संघर्ष शुरू होता है साम्यवादी पार्टी के साथ। इस राष्ट्रवादी पार्टी कुमिंतांग पार्टी के संघर्ष शुरू होता है साम्यवादी पार्टी के साथ। और 1945 से 1949 के मध्य, हालांकि ये तो बहुत पहले से संघर्ष रहा है, लेकिन मुख्य संघर्ष जो है गृह युद्ध जो 1945 से 49 के बीच होता है कुमिंतांग और राष्ट्रवादी कुमिंतांग पार्टी और साम्यवादी पार्टी यानी लेफ्टिस्ट के बीच होता है। और अंततः 1949 में साम्यवादी शक्तियों की विजय होती है, साम्यवादी पार्टी जीत जाती है, लेफ्टिस्ट पार्टी जीत जाती है और वहां पे राष्ट्रवादी कुमिंतांग पार्टी की पकड़ कमजोर हो जाती है या फिर वो हार जाती है और चीन के मुख्य हिस्से से वो चली जाती है ताइवान पर, अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है, ताइवान पर अधिकार कर लेती है। ताइवान पर अधिकार करने का एक मुख्य कारण ये रहता है कि वहां वो समुद्र पार था और नौसैनिक शक्ति उस समय साम्यवादियों की कमजोर थी। तो वहां पे ताइवान में ये मान लीजिए कि उस समय की साम्यवादी शक्ति कमजोर थी ताइवान पर, तो इसलिए कुमिंतांग पार्टी वहां पे अपना गढ़ बना लेती है। लेकिन कुमिंतांग पार्टी का ये मानना होता है कि वही असली चीन है, जबकि लेफ्टिस्ट का ये मानना होता है, यानी कि चीन की मुख्य चीन जो है उसके भाग पर जो साम्यवादी पार्टी है उसका मानना होता है कि वो मुख्य चीन है। अब यहां से विवाद चालू होता है। कुमिंतांग पार्टी उस जगह का नाम, ताइवान का नाम रख देती है रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो साम्यवादी पार्टी मुख्य भूमि, चीन की मुख्य भूमि का नाम रखती है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और यहां से दोनों स्वयं को चीन के रूप में मान्यता दिलाने के लिए संघर्ष चालू करते हैं। शुरुआती दौर में जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ तो उसके चार्टर पर चूंकि कुमिंतांग पार्टी ने हस्ताक्षर किया था तो ताइवान को मान्यता रहती है। 1945 में ताइवान को मान्यता रहती है और संयुक्त राष्ट्र उसको मान्यता भी देता है अपने सदस्य के रूप में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी ताइवान सदस्य रहता है। फिर आगे खेल बिगड़ता है 1971 के आसपास। सन 1971 के आसपास ये खेल बिगड़ता है क्योंकि उस समय अमेरिका अपने आर्थिक हितों को साधने के लिए, देखिए अमेरिका जो है वो भी कोई कम चालाक देश नहीं है। वो अपने जो है व्यापारिक महत्व को समझता है। उसने व्यापारिक दृष्टि से देखा कि दोनों को तौला, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ताइवान और चीन को तौला। यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम चीन और ताइवान कह रहे हैं। तो ताइवान और चीन को तौलता है कि आर्थिक दृष्टि से, यानी कि अब वो उस समय वो अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन होते हैं, तो वो देखते हैं, उन पर दबाव होता है कारपोरेट जगत का कि नए बाजार में
है ना, नया बाजार देखा जाए तो उसको नया बाजार चीन में दिखता है, क्योंकि उस समय चीन की आबादी 60 करोड़ थी और ताइवान की मामूली 1 करोड़, तो उन्हें बड़ा बाजार दिखता है चीन। तो चीन उन्हें बड़ा बाजार दिखता है तो वो चीन की तरफ उनका झुकाव होता है और वो कहते हैं कि ताइवान को सुरक्षा परिषद से हटना होगा। यहाँ से खेल बदलता है और चीन का पलड़ा भारी होता है और ताइवान का पलड़ा कमजोर होता है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अमेरिका तो अपने व्यापारिक हित को देख रहा था, खैर, और जब अमेरिका ने ऐसा किया तो और शक्तिशाली देश थे, विश्व के जो बड़े बड़े देश थे, उनका रुख भी चीन की तरफ हो जाता है और ताइवान की तरफ से उनका रुख मुड़ने लगता है। अब क्या होता है कि ताइवान की जगह पर चीन को सुरक्षा परिषद में भी जगह मिलती है और संयुक्त राष्ट्र संघ से मान्यता भी मिलती है। ताइवान को राष्ट्र की मान्यता नहीं मिलती है। अब चीन ये कह सकता है कि ताइवान जो है वो चीनी गणराज्य का हिस्सा है, लेकिन यहां पे भी परेशानी है, क्योंकि ताइवान अपने आप को चीनी गणराज्य का हिस्सा मानने से इनकार करता है। ताइवान स्वयं को चीनी गणराज्य का हिस्सा मानने से हमेशा से इनकार करता रहा है और करता है। वो अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखता है। भाषाई आधार पर और सांस्कृतिक आधार पर चूंकि एक जैसे हैं, चीन और ताइवान में समानताएं हैं, इसलिए चीन उस पर अधिकार करना चाहता है और उस पर वन चाइना पॉलिसी थोपना चाहता है, जैसा कि उसने हांगकांग और मकाओ पर किया है। हांगकांग और मकाओ वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं। वन चाइना पॉलिसी में ये मकाओ और हांगकांग कैसे आए, इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे बाद में, फिर कभी जब मौका मिलेगा तो। अभी हम लोग वियतनाम के बारे में बात कर रहे हैं। तो वियतनाम को क्या होता है कि चीन अपना हिस्सा मानने से इनकार करता है। चीन मानता है अपना हिस्सा, लेकिन वियतनाम अपने आप को चीन का हिस्सा मानने से इनकार करता है। ताइवान और चीन में दक्षिण चीन सागर विवाद भी है। 9 डैश लाइन जो चीन के द्वारा आभासी रेखा है चीन सागर पर, उस पर दोनों ही देश यानी ताइवान और चीन अपना अधिकार जमाते हैं। हालांकि ताइवान कमजोर देश नहीं है, ताइवान के पास अपनी सेना है, ताइवान के अपनी सरकार वहाँ पे चलती है। हाल के चुनाव में कुछ ताइवान में कुछ चाइना समर्थक लोगों की जीत हुई, उससे थोड़ा माहौल बिगड़ने की संभावना उत्पन्न हुई। और कुछ देश ऐसे हैं, छोटे छोटे देश, द्वीप, क्योंकि ताइवान तो खुद एक द्वीप है, छोटा सा द्वीप है, और कुछ ऐसे देश हैं जो कि ताइवान को राष्ट्र के रूप में मान्यता देते हैं। ऐसा नहीं कि सभी राष्ट्र जो हैं वो ताइवान को मान्यता नहीं देते हैं। हालांकि भारत अभी तक नहीं दे रहा है ताइवान को। अब जो भी हो, अपनी पॉलिसी में जो चेंज लाए इस समय हाल के परिदृश्य को देखते हुए, ताइवान जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों में
या फिर और भी अंतर्राष्ट्रीय खेल हैं, एशियाई खेलों में भाग लेता है। हालांकि चीनी गणराज्य के रूप में वो भाग नहीं लेता है। तो वहाँ पे आप लोग हमेशा सुनते होंगे ओलंपिक खेल में चाहे एशियाई खेल में चाइनीज़ ताइपे। तो ये चाइनीज़ ताइपे ताइवान को कहा जाता है। तो ताइवान जो है चाइनीज़ ताइपे के रूप में एशियाई खेलों में भाग लेता है। अमेरिका का रुख भी अब वियतनाम की तरफ झुका हुआ है। अमेरिका तो चीन अक्सर वियतनाम को लेकर दुनिया के अन्य देशों को धमकी टाइप का देता रहता है कि वो वियतनाम के साथ राष्ट्र जैसा व्यवहार न करे, मतलब कि वहाँ पे अपने राजनयिक ना भेजें, है ना, वगैरह वगैरह, मतलब कि एक आधिकारिक तौर पर उसको राष्ट्र का दर्जा न दें, क्योंकि वियतनाम चीन का हिस्सा है, चीन का कहना है। भारत से भी वो अक्सर यही कहता है, तो भारत भी जब बदले में कहता है कि तो चीन भी पीओके पर दखल न दे, क्योंकि पीओके भारत का हिस्सा है। आर्थिक स्थिति भी अच्छी ही है ताइवान की। अब तो अमेरिका भी साथ आ गया। विभिन्न देश अमेरिका को लेके या फिर ऐसे भी कोरोना में जो स्थिति खराब हुई है, चीन के प्रति लोगों का नज़रिया बदला है, उसको लेके भी लोग ताइवान की तरफ अब झुक रहे हैं। और हो सकता है कि ताइवान और उभरे आर्थिक दृष्टि से। हालांकि वस्त्र उद्योग हैं वहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है वहाँ पे, तो ये सब है वहाँ पे। HTC मोबाइल आप देखते होंगे, ये वियतनाम की कंपनी है। वियतनाम और भी इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत आगे है। और अमेरिका अब वियतनाम से संबंध बढ़ा रहा है, अपने आर्थिक संबंध भी बढ़ा रहा है। भारत भी चीन के बदले वियतनाम से अपना आर्थिक संबंध बढ़ाना चाह रहा है। कोरोना काल में, कोविड-19 काल में चीन की जो साख है वो पूरे विश्व में अप्रत्याशित रूप से गिरी है। तो ये था हमारा वीडियो, जो कि वियतनाम और चीन विवाद क्या है उसके बारे में आपको बताता है। वियतनाम अभी भी आर्थिक रूप से संपन्न है और अब बहुत से देश वियतनाम के साथ आ रहे हैं, लेकिन अभी शायद ऐसी स्थिति नहीं है कि हम कह सकें कि वियतनाम और चीन, हालांकि युद्ध की स्थिति बनी हुई है, लेकिन चीन जिस प्रकार का देश है वो ज़्यादा खतरा देख के भाग जाता है। और अभी तो खैर अमेरिका वगैरह, अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश वियतनाम के साथ है और वो लगातार चीन को धमकी दे रहा है कि वियतनाम को अगर कुछ होता है तो अमेरिका चीन को बख्शेगा नहीं। तो चीन तो शायद ही वियतनाम पर हमला करे। हालांकि गरजने की आदत है चीन की, धमकी देने की आदत है, पुरानी आदत है, वो इससे बाज नहीं आएगा। लेकिन अभी नहीं लगता है कि ऐसी कोई स्थिति है कि थर्ड वर्ल्ड वार हो। न्यूज़ चैनल टीआरपी बटोरने के चक्कर में भले ही ये बताएं आपको कि थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ विश्व जा रहा है, लेकिन अभी शायद ऐसी स्थिति बनती हुई नहीं दिख रही है। तो ये था चीन और ताइवान विवाद, जिस पर शायद हम आपको संतुष्ट कर पाए हों। आगे हम लोग अपने वीडियो में देखेंगे, अगले वीडियो में, कि क्या है भारत का चीन से विवाद और ये गलवान घाटी में जो अभी विवाद है वो किस प्रकार का विवाद है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।